चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नीति शास्त्र या इथिक्स होता क्या है। तो इथिक्स के दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक तो समाज शास्त्र में इथिक्स का मतलब, और एक दर्शन शास्त्र में यानी कि सोशियोलॉजी में और फिलोसॉफी में इथिक्स का अलग अलग मतलब होता है। दर्शन शास्त्र की तो एक शाखा ही नीति मीमांसा होती है। दर्शन शास्त्र की तीन प्रमुख शाखाएं हैं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। तो दर्शन शास्त्र के हिसाब से नीति मीमांसा एक शाखा के रूप में इसका अर्थ निकलता है। लेकिन ये अर्थ हम जब विचारक या दार्शनिक पढ़ते हैं तो वहां पर इसका ये मतलब लेके चलते हैं। लेकिन हमारे पेपर 4 में जो ब्रॉडली हम इथिक्स का मतलब लेके चलते हैं वो सोशियोलॉजी वाली इथिक्स का मतलब लेकर चलते हैं। अब देखते हैं कि नैतिकता क्या होती है, यानी इथिक्स क्या होता है। तो यह वह सामाजिक व्यवस्था है जो किसी समाज के सदस्यों के लिए नैतिक मूल्यों और आचरण का निर्धारण करती है, तथा यह प्रयास करती है कि समाज के सदस्यों का व्यवहार उन्हीं मूल्यों के प्रतिमानों के अनुरूप विनियमित हो सके। ये क्या है, हमारी नैतिकता। तो इसमें तीन शब्द आए। एक तो नैतिक मूल्य, तो इनके बारे में देखेंगे। नैतिक मूल्य क्या होते हैं, वो आदर्श होते हैं, अपन ने परिभाषा देखी थी। आचरण यानी कंडक्ट क्या होता है, और प्रतिमान यानी नॉर्म्स क्या होते हैं। प्रतिमान या आचरण क्या होते हैं, प्रतिमान क्या होते हैं, मूल्यों को दर्शाने के लिए जो भी हमने शारीरिक क्रियाएं जोड़ रखी है उन्हें हम आचरण कहते हैं। जैसे कि माता पिता का सम्मान करना एक नैतिक मूल्य, नैतिक आदर्श है। लेकिन पैर छूना ये एक आदर्श नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है। ये एक प्रतिमान है जो उस सम्मान करने को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा आचरण को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इथिक्स और मॉरलिटी में क्या संबंध है और क्या अंतर है। तो इथिक्स और मॉरलिटी में क्या अंतर है, सबसे पहले ये देखते हैं। दोनों को अपन हिंदी में नैतिकता ही बोलते हैं। तो इथिक्स और मॉरलिटी को सामान्यतः समानार्थक माना जाता है। एथिक्स शब्द ग्रीक भाषा के इथिका से बना हुआ है और मॉरलिटी शब्द लैटिन भाषा के मोरस शब्द से बना हुआ है, और इन दोनों का ही अर्थ होता है रीति रिवाज। इन आधारों पर सामान्य राय यह है कि दोनों शब्द समानार्थक हैं। सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि मोटे तौर पर समानार्थक होने के बावजूद इनके अभिप्राय में अंतर है। एथिक्स का संबंध नैतिकता की वस्तुनिष्ठता धारण किए हुए हैं, अर्थात वे नैतिक नियम, प्रतिमान या ढांचे जो समाज द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं, व्यक्ति इनका सम्मान व पालन बाहरी दबाव से करता है, और यदि ना करे तो उसे दंड मिलने का भय भी होता है। ये क्या होते हैं, एथिक्स या नैतिक आदर्श होते हैं। इसके विपरीत मॉरलिटी का संबंध व्यक्ति की निजी और आत्मनिष्ठ नैतिकता से होता है। आत्मनिष्ठ यानी वो है ऑब्जेक्टिविटी, यानी इथिक्स ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा टिकी हुई है, वही मॉरलिटी सब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा टिकी हुई है। कोई भी 100% ऑब्जेक्टिविटी और 100% सब्जेक्टिविटी नहीं है। वह किन मूल्यों को प्राथमिक मानता है, व्यक्ति खुद, और उनके लिए किस हद तक प्रतिबद्ध है, इन आधारों पर मॉरलिटी तय होती है। यह आंतरिक प्रेरणा पर टिकी होती है, कौन, मॉरलिटी, ना कि सामाजिक दबावों पर। तो एथिक्स का पालन करना एक दबाव का काम है, एक बाहरी नियमों का काम है। लेकिन मॉरलिटी अंदर से जो हमारे नैतिक मूल्य, दोनों ही नैतिक मूल्य है, नैतिक आदर्श है, समाज द्वारा सिखाए गए हैं, लेकिन जो अंदर से जो किसी व्यक्ति पर ज़्यादा प्रभावी होते हैं वो उसकी मॉरलिटी बन जाते हैं, बाकी उसके लिए नैतिक आदर्श या फिर एथिक्स होते हैं। तो ये इनके बीच में अंतर हो गया। अब इनके बीच में संबंध क्या है, एथिक्स और मॉरलिटी के बीच में संबंध। तो विभिन्न परिस्थितियों में एथिक्स व मॉरलिटी के बीच में सहयोग और विरोध के संबंध हो सकते हैं। प्रायः इनमें सहयोग का संबंध होता है। यदि कोई व्यक्ति समाज द्वारा सिखाए गए मूल्यों का व्यक्तिगत निष्ठा के साथ पालन करता है
तो वह एथिक्स और मोरालिटी के साथ साथ होते हैं। जैसे किसी बच्चे द्वारा माता पिता के पैर छूने का निष्ठा के स्तर पर पालन किया जाना एथिक्स और मोरालिटी यानी उसकी एक ही है। कभी कभी एथिक्स और मोरालिटी के बीच में अंतर्द्वंद हो सकता है, विशेषतः तब जब व्यक्ति के अंतर आत्मा और नैतिक नियमों के बीच में टकराहट हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी लाइलाज रोग में दर्द से तड़पता हुआ मरीज डॉक्टर से यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु का निवेदन करता है, तो डॉक्टर मेडिकल एथिक्स से तहत उसे अनुमति नहीं दे सकता, किंतु संभव है कि उसके अंतरात्मा इस पक्ष में हो कि उसे मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार इसी प्रकार किसी दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी के नियम कहते हैं कि सिर्फ उसे गिरफ्तार किया जाए, किंतु मन में यह कह सकता है कि उसे मार दिया जाए क्योंकि वह सैकड़ों व्यक्तियों के जीवन के लिए खतरा है। तो यहाँ पर ये इनमें संबंध होते हैं और अंतर होते हैं। अब अपन देखते हैं मूल्य यानी वैल्यूज क्या होते हैं। तो जो हमने नैतिकता की परिभाषा पढ़ी थी उसमें जो 3 शब्द थे, नैतिक मूल्य या नैतिक आदर्श, प्रतिमान और आचरण, तो इन सब के बारे में देखते हैं। तो नैतिक मूल्य क्या है ये जानेंगे, विशेषता क्या है, प्रकार क्या है, स्थिर है कि परिवर्तनशील है, वस्तुनिष्ठ है कि आत्मनिष्ठ है, समाज में इनका विकास कैसे होता है, और व्यक्ति के मूल्यों के विकास में समाज की, परिवार की और शिक्षा संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, ये अपन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नैतिक मूल्य क्या होते हैं। तो नैतिक मूल्य मतलब मूल्य क्या होते हैं, तो मूल्य को एथिक्स में नैतिक मूल्य ही कहा जाता है। तो मूल्य नैतिक आदर्श होते हैं जिनकी प्रकृति अमूर्त होती है। अब मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं कि आत्मनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिविटी पे टिके होते हैं कि सब्जेक्टिविटी पे। तो ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिविटी यानी कि आत्मनिष्ठ। दार्शनिकों में मतभेद है कि मूल्य वस्तुनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है कि किसी समाज के सभी सदस्य कुछ मूल्यों को स्वीकार करते हैं और उनकी स्वीकृति पर कोई मतभेद नहीं है, यानी जो है वो मानना है। इसके विपरीत मूल्यों के आत्मनिष्ठ होने का अर्थ है कि विभिन्न व्यक्ति मूल्यों के प्रति अलग अलग राय रखते हैं। यदि वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता का अर्थ 100% या निरपेक्ष अर्थ में है, तो स्वाभाविक है कि मूल्य इनमें से किसी एक वर्ग में नहीं आते। पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होने का अर्थ है कि समाज का एक भी व्यक्ति मूल्य संहिता के विरोध में नहीं है। इसके विपरीत पूर्ण आत्मनिष्ठता का मतलब होगा कि समाज में मूल्यों की स्वीकृति को लेकर बिल्कुल भी सहमति नहीं है। स्पष्ट है कि किसी भी समाज में व्यवहारिक तौर पर ये दोनों ही विकल्प असंभव है। सच यह है कि सभी मूल्यों में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता के तत्व साथ साथ पाए जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जहां मूल्यों में वस्तुनिष्ठता हावी होती है, वहीं कुछ मूल्यों में आत्मनिष्ठता का तत्व प्रबल होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम अनुशासन, विनम्रता, स्वावलंबन, देश प्रेम जैसे मूल्यों की बात करें, तो इन पर भारतीय समाज में प्रायः सहमति है। इसके विपरीत यदि हम लिंग समानता, जातिगत समानता, तृतीलिंगियों के अधिकार, को लिविंग, समलैंगिकता जैसे मुद्दों पर विमर्श करें, तो पीढ़ियों की टकराहट उग्रता के साथ सामने आती है। अर्थात इन मूल्यों पर सहमति कम है, विवाद अधिक है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मूल्य ना तो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं और ना ही पूर्णतः आत्मनिष्ठ। कुछ मूल्यों में वस्तुनिष्ठता का अनुपात अधिक होता है तो कुछ में आत्मनिष्ठता का। अब मूल्य स्थिर होते हैं कि गतिशील होते हैं? तो जब एथिक्स में ऐसा कुछ पूछा जाए कि ये होता है कि ये होता है, ये होता है कि ये होता है, कहीं पर भी पूरे एथिक्स में, तो हमें क्या करना है कि या वाले वर्ड को हटा के और जोड़ देना है कि मूल्य स्थिर होते हैं कि गतिशील।
अपने को बोलना मूल्य स्थिर और गतिशील होते हैं, यानी निष्कर्ष यहीं पर लाके छोड़ देना है, क्योंकि इथिक्स में कुछ भी 100% नहीं होता है, हाँ या ना में जवाब नहीं देना है। तो मूल्यों की स्थिरता एवं परिवर्तनशीलता दार्शनिकों में विवादास्पद है। स्थिरता का अर्थ है कि मूल्यों का नित्य और शाश्वत होना, जबकि परिवर्तनशीलता का अर्थ है मूल्य देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलना। सामान्यतः सभी मूल्य किसी न किसी मात्रा में परिवर्तनशील होते हैं। देश के अनुसार तो अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग मूल्य निर्धारित होते हैं। अगर कोई देश ठंडे क्षेत्र प्रदेशों में पाया जाता है तो वहाँ के मूल्य कुछ अधिक कुछ अलग होंगे, जैसे वहाँ पर शराब का सेवन करना या मांसाहार का सेवन करना, या जहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं है वहाँ पर मांसाहार के जो शाकाहार का मूल्य कम होगा। तो ये जो चीज़ है देश के अनुसार बदलेगी। कोई धार्मिक यानी कि कट्टर देश है तो वहाँ पर धार्मिकता का मूल्य अधिक होगा, कोई सहिष्णु या फिर पंथ निरपेक्ष देश है तो वहाँ पर सहिष्णुता का जो मूल्य है वो अधिक होगा। तो देश के अनुसार बदल रहे हैं, काल के अनुसार, समय के अनुसार, तो हर एक आने वाली पीढ़ी में पिछली पीढ़ी के कुछ मूल्य छूट जाते हैं और कुछ नए मूल्यों का विकास होता है। तो बिल्कुल काल के अनुसार में मूल्य परिवर्तित होते हैं, परिस्थिति के अनुसार। हाँ बिल्कुल, जैसे युद्ध चल रहा है तो वहाँ पर साहस का, वीरता का जो मूल्य है वो बलवान होगा, लेकिन शांति है तो वहाँ पर विनम्रता का, सद्भाव का, जो आनंद का मूल्य है वो ज़्यादा प्रबल होगा। तो बिल्कुल परिस्थिति के अनुसार भी मूल्य परिवर्तित होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मूल्य आवश्यक रूप से परिवर्तित होते हैं। सामान्यतः उनमें स्थायित्व की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा यह भी सत्य है कि कुछ मूल्य लगभग प्रत्येक काल, देश, परिस्थिति में देखे जाते हैं, जैसे शांति, आनंद, सद्भाव, सच बोलना, ये जो है ये सभी परिस्थितियों में देखने को मिलते हैं। अब मूल्यों की विशेषता देखते हैं। तो नैतिक आदर्श होते हैं मूल्य, जिनके लिए कोई व्यक्ति त्याग की भावना रखता है। ये अमूर्त होते हैं, नैतिक मूल्य अमूर्त होते हैं, अमूर्त होते हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, इनका केवल आभास किया जा सकता है। अगला क्या है? ये अनेक होते हैं, इन्हें सिखाया जाता है, जन्मजात नहीं होते। प्रायः स्थिर होते हैं तथा गहराई के स्तर पर जमे होते हैं, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। किसी विषय वस्तु के मूल्यांकन में सहायक होते हैं और मूल्यों में हायरार्की, पद सोपान होते हैं। मतलब अलग अलग मूल्यों की अलग अलग प्रकृति होती है हर एक व्यक्ति के लिए, यानी अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग, और अलग अलग परिस्थितियों के लिए एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग पद सोपान मूल्यों के होते हैं। जैसे आनंद है या मोक्ष है, ये सर्वोच्च पद पर विद्यमान है। वही अहिंसा है, बुरी भावना है, ये निम्न पद पर विद्यमान है। तो अलग अलग पद होते हैं और कई सारे, जैसे समयबद्धता, ईमानदारी, शांति, इनके अलग अलग पद सोपान हैं। अब मूल्यों का वर्गीकरण, तो मूल्यों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। एक तो है साधन मूल्य और साध्य मूल्य। साधन मूल्य यानी कि जो किसी और मूल्य की प्राप्ति के लिए साधन बन रहा है, और अगला साध्य मूल्य जो किसी और मूल्य की सहायता से प्राप्त हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि साध्य मूल्य साधन मूल्य नहीं हो सकता, वो किसी और मूल्य की प्राप्ति के लिए अगर आवश्यक है तो वो साधन मूल्य हो जाएगा। मतलब अपने अगले के लिए वो साधन मूल्य है और अपने पिछले के लिए वो साध्य मूल्य है। तो साधन मूल्य और साध्य मूल्य। अगला है धार्मिक मूल्य और धर्मनिरपेक्ष मूल्य। तो धार्मिक मूल्य धर्म द्वारा जनित, धर्मनिरपेक्ष मूल्य। अगला है पारंपरिक मूल्य और आधुनिक मूल्य। पारंपरिक मूल्य, आधुनिक मूल्य। स्थिर मूल्य, गतिशील मूल्य। स्थिर मूल्य, गतिशील मूल्य। सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य। सार्वभौमिक मूल्य जो सब जगह माने जाते हैं, और कुछ क्षेत्रीय मूल्य। तो इन सभी प्रकारों पर हम मूल्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखो, मुख्यतः दो विचारधाराएं हैं, कहीं कहीं तीन भी मिलती है, लेकिन मुख्यतः दो विचारधाराएं किसी भी व्यक्ति के सोचने की या अपना जीवन निर्वाह करते समय निर्णय लेने की। एक है डिओन्टोलॉजी
डिओन्टोलॉजी, जिसे हम हिंदी में परिमाण निरपेक्षवाद, यानी परिमाण से, परिणाम से कोई मतलब नहीं, परिणाम निरपेक्षवाद, या इन्हें हम नियमवाद और कर्तव्यवाद भी कहते हैं। कहीं कहीं गीता जो है यहाँ पर आती है, टिकी होती है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो वो जो है डिओन्टोलॉजी है। ये नियम के पक्के होते हैं डिओन्टोलॉजिस्ट जो रहते हैं। अधिकतर जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो डिओन्टोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है ना, मतलब डिओन्टोलॉजी वाली विचारधारा को मानते हैं। और एक होती है टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी क्या होती है? ये परिणाम सापेक्षवाद, यानी परिणाम को देखकर निर्धारित करते हैं कि कौन सी चीज मानना है या नहीं मानना है। इन्हें परिणामवाद भी कह सकते हैं। ये कृत्य परिणाम पर अच्छा है या बुरा है निर्भर करते हैं। अधिकतर लोग टीलियोलॉजी को ही मानते हैं, जो कि समझदार होते हैं या एक औसत बुद्धि से अधिक होते हैं। तो समाज में क्या आवश्यक है? टीलियोलॉजी आवश्यक है कि डिओन्टोलॉजी आवश्यक है? तो दोनों की ही आवश्यकता है। समाज में 75% या उससे भी अधिक आबादी के लोग औसत बुद्धि या औसत से कम बुद्धि वाले होते हैं, और इनको अगर परिणाम के लिए छोड़ दिया जाए कि परिणाम पर निर्धारित करेंगे कौन से मूल्य सही है या कौन से मूल्य नहीं है, तो यहाँ पर व्यवस्था, पूरी नैतिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो इसके लिए नियम बनाए गए हैं, और समाज के 75% लोगों के लिए आवश्यक है कि वो सीधे सीधे नियमों का पालन करें और उसके हिसाब से अपना जीवन निर्वहन करें, ताकि नैतिक व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। तो डिओन्टोलॉजी मतलब कि सोचो मत, बस जो बोला गया है वो उसके हिसाब से निर्णय लेते जाओ। लेकिन टीलियोलॉजी, समाज के लगभग 25% व्यक्ति जो औसत से अधिक बुद्धि वाले होते हैं, वो इस विचारधारा को मानते हैं और ये परिणाम पर निर्धारित करते हैं कि कौन सी चीज सही है या गलत है। और एक होता है वर्च्यू, जिसे सद्गुणवाद भी कहते हैं। अगला है मूल्यों का आंतीकरण या सात्मीकरण, जिसे अपन मूल्यों का विकसित करना भी बोलते हैं। तो मूल्यों के आंतीकरण, सात्मीकरण या मूल्यों के विकसित होने में इन 3 चीजों की क्या भूमिका होती है? किस किस की? परिवार की, समाज की और शिक्षा संस्थाओं की। या फिर बोले कि किसी व्यक्ति के समाजीकरण में इन 3 की क्या भूमिका होती है, तो चाहे बोले समाजीकरण में क्या भूमिका होती है, या चाहे बोले मूल्यों के विकास में या मूल्यों के आत्मीकरण में इनकी क्या भूमिका होती है, दोनों ही सही है। तो मूल्यों के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया सामाजीकरण के नाम से जानी जाती है। सामाजीकरण क्या होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो वह ना सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, वह समाज से परे होता है, उसे समाज से कोई मतलब नहीं होता है। तो उसे एक सामाजिक व्यक्ति बनाना, उसमें नैतिक आदर्श, नैतिक मूल्यों का विकसित करना ही सामाजीकरण कहलाता है। ये एक सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया है। सामाजिक नियंत्रण देखो 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो सामाजिकरण द्वारा, यानी संस्कार दे दो तो अब वो उसके हिसाब से रेगुलेट होगा, फिट कर दो चीजें, सॉफ्टवेयर। और दूसरा है दंड और पुरस्कार की व्यवस्था। तो सामाजिक नियंत्रण 2 प्रकार से होता है, एक तो सामाजिकरण यानी कि संस्कार विकसित करके, और दूसरा दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करके। अब अपन क्या करते हैं कि जब भी इन तीनों चीजों में से किसी पर भी हम बोलेंगे कि परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, शिक्षा की क्या भूमिका है, तो हम इन 4 बिंदुओं पर सबको तोल देंगे और आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे कि इनमें से किसी की भी किस समय ज्यादा भूमिका रही है, यानी परिवार की किस समय सामाजिकरण में या मूल्यों के विकास में भूमिका थी, समाज की किस समय, शिक्षा संस्थाओं की किस समय। दूसरा तरीका है कि किस तरीके से, यानी इनका तरीका क्या था सामाजिकरण का, यानी मूल्य विकसित करने का। तीसरा, उस समय इन्होंने कौन से मूल्य तैयार किए। और चौथा, उनका प्रभाव कितना और कब तक रहा। तो सबसे पहले देखते हैं परिवार की भूमिका। तो परिवार की भूमिका 0 से 3 वर्ष तक संपूर्ण, यानी संपूर्ण 3 वर्ष तक के बच्चे की संपूर्ण मूल्यों के विकास की भूमिका उसके परिवार की होती है। और 3 से 12 वर्ष तक की जो भूमिका होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है। 3 साल तक के बच्चे की संपूर्ण परिवार का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। 12 वर्ष तक के बच्चे का प्रभाव परिवार का ज्यादा, विद्यालय का कम होता है। 13 से 19 वर्ष के बच्चे का गैंग एज रहता है।
या कॉलेज में प्रवेश करता है तो वहाँ पर उस गैंग का प्रभाव, उसके मतलब कि जो दोस्त लोग रहते हैं उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है, और 21 साल से ज़्यादा उसका व्यावसायिकता का प्रभाव उस पर ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले अब पहला तो स्पष्ट हो गया कि परिवार किस समय मूल्यों का विकास करता है। दूसरा, किस तरीके से परिवार विकास करता है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दो तरीके से परिवार द्वारा मूल्यों का विकास किया जाता है। पहला तो निर्देश या टोका टाकी से, जो कि एक गलत तरीका है किसी भी व्यक्ति को कोई से भी नैतिक आदर्श या संस्कार सिखाने का, कि निर्देश देना या रोका टोकी करना। तो प्रत्यक्ष तरीका ये होता है। और परोक्ष तरीका क्या होता है? आचरण से, यानी कंडक्ट से सिखाना। ये सबसे सही तरीका होता है और इससे बच्चा सीखता है और जल्दी सीखता है और अच्छे तरीके से सीखता है, यानी देखकर सीखना। यानी जो माता पिता कर रहे हैं, जो उसके भाई बहन कर रहे हैं, जो अंकल आंटी या जो भी परिवार में सदस्य हैं, जो भी व्यक्ति जिस परिस्थिति में जिस तरीके का रिएक्शन देता है, आचरण करता है, बच्चा भी वैसे ही देख देख कर सीखता जाता है और फिर वो उसका आचरण हो जाता है। बच्चों का माता पिता को देखकर देखते देखते वैसा ही करने लग जाना क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा परिवार में मूल्यों का निर्धारण होता है। अगला है, कौन से मूल्य परिवार सिखाता है? तो सबसे आधारभूत मूल्य परिवार सिखाता है। उदाहरण के लिए बांटकर खाने का मूल्य, शेयरिंग का जो मूल्य होता है, सम्मान का, विनम्रता का, ये हमारे परिवार से सिखाए जाते हैं। तो अच्छे भी सिखाए जाते हैं, बुरे भी सिखाए जाते हैं। बुरे जैसे कि कट्टरपन का जो, रूढ़िवादिता का, रंग भेद का जो मूल्य है, ये हमें परिवार द्वारा ही सिखाया जाता है। और अच्छे मूल्य, सम्मान, विनम्रता, ये अच्छे मूल्य हैं। अब परिवार के मूल्य का प्रभाव, तो परिवार के मूल्य का प्रभाव सर्वाधिक होता है और जीवन भर होता है। तो सर्वाधिक होता है और जीवन भर होता है। अब अपन देखते हैं शिक्षा संस्थाओं की भूमिका क्या रहती है मूल्यों के आत्मीकरण या सात्मीकरण में। तो प्राथमिक शिक्षा के दौरान, किसके दौरान? प्राथमिक शिक्षा के दौरान। तो शिक्षा संस्थाएं दो प्रकार से मूल्यों का निर्धारण करती है। पहले तो प्राथमिक शिक्षा के दौरान और दूसरा उच्च शिक्षा के दौरान। तो लगभग 15 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा के दौरान वो मूल्यों का निर्धारण करती है। वहीं 15 वर्ष से अधिक में वह प्रोफेशनल मूल्यों का निर्धारण अधिक होता है। समाज की क्या भूमिका रहती है? तो समाज की भूमिका रहती है लगभग 10 से 12 वर्ष के बाद प्रमुखता से समाज की भूमिका आ जाती है, जो कि अंत समय तक बनी रहती है। किस रूप में? तो सामाजिक समूह, जैसे कि खानदान, उसका पड़ोस, मोहल्ला, बाजार, फिल्म, टीवी, इन सब तरीके से जहाँ जहाँ जो आचरण देखता है व्यक्ति, वहाँ से वो मूल्य ग्रहण कर लेता है। तो इस रूप में समाज की भूमिका होती है। कारण या कारक, तो सामाजिक समूहों से संबंध किससे है, संवाद या अंतरक्रिया की मात्रा किस प्रकार है, वो निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार से या किस हद तक वो मूल्यों का निर्धारण करने में सक्षम है।